यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 28 देखेंगे, ठीक है, टेस्ट नंबर 28। और यहाँ से 27 तक हम लोग यहाँ पर जो फुल लेंथ यहाँ पर 4 टेस्ट थे वो देख चुके थे, ठीक है। और अपना यूकेटी का था उसके भी 4 टेस्ट देखे थे, राइट। और भी यहाँ पर जो जैसे कि फुल लेंथ में यहाँ पर कराए वो सब यहाँ पर देख चुके हैं हम लोग, करीब 2-3, ठीक है। तो यहाँ से 5वां पेपर जो है विजन का फुल 5वां नंबर टेस्ट फुल लेंथ, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें पूरा सिलेबस पर आधारित होगा आपका, है ना, जितना भी आपका सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग पूरा पेपर होगा, प्लस करंट अफेयर्स भी यहाँ पर इसमें शामिल होगी, ठीक है, करंट अफेयर्स भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, 1 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से हम लोग 50% क्वेश्चन करेंगे, 50% हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। एक बात और, अभी हम लोग यहाँ पर विजन का ये कर रहे हैं फुल टेस्ट, है ना, मतलब जैसे कि 100 क्वेश्चन वाला, एक हम लोग विजन का कर रहे हैं 50 क्वेश्चन वाला भी मिनी टेस्ट भी कर रहे हैं, वो भी चैनल पे जाके देख सकते हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्लास में टेस्ट होता है ना, जो क्लास परचेस करते हैं लोग, उनके लिए यहाँ पर टेस्ट होता है, तो मैं आपको यहाँ से यूट्यूब पे करा रहा हूँ वो, राइट। तो अभी मैं करीब 4 से 5 पेपर करा चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। और साथ में एक 20 क्वेश्चन की मैंने सीरीज लॉन्च की है, जो एकदम फ्री, कोई आपको चार्जेस यहाँ पर अपने चैनल पर नहीं देने होते हैं, या आपको कुछ पैसे देने हो, कुछ पे करना हो, नहीं, एकदम फ्री रहता है सब, ठीक है। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको वो भी डेली मिलते हैं 9 बजे के आसपास। अभी आप अपलोड भी हो चुके हैं सुबह आज, तो वहाँ से वो भी 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हो। साथ में डेली टारगेट भी चलता है, वो भी देख सकते हो। इतनी चीज़ें आपको देखो फॉलो करना है। डेली टारगेट क्या है, आपको वहाँ से डेली टॉपिक मिलते हैं पढ़ने के लिए, क्या टॉपिक आपको वहाँ पर कवर करना है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोले निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, प्रवाल भित्तियों को प्रायः महासागर के वर्षावन कहा जाता है, या महासागर का वर्षावन कहा जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रवाल भित्तियों के महासागर को वर्षावन कहते हैं, इनके रूप में जानते हैं। और ये इसकी तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि स्थलीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन की तरह प्रवाल भित्तियाँ जैव विविधता के एक असाधारण स्तर की मेजबानी करती है, और समुद्र तल के 1% से कम को कवर करने के बावजूद अत्यधिक प्राथमिक उत्पादकता प्रदर्शित करती है, जिसका अर्थ होता है कि उसमें महत्वपूर्ण मात्रा की कमी होना और नाइट्रोजन फास्फोरस के बजाय कुशल और अच्छा उदाहरण देना, ठीक है। सेकेंड बात है, प्रवाल भित्तियाँ अल्पपोषी जल क्षेत्रों में पाई जाती हैं, किंतु कुशल आंतरिक पुनर्चक्रण के माध्यम से उच्च उत्पादकता बनाए रखती हैं। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लैक कार्बन के बारे में विचार करना है। देखते हैं, ब्लैक कार्बन के बारे में, डीजल इंजन में जीवाश्म ईंधनों का अपूर्त दहन, पहला कृषि अवशेषों का खुला दहन, ठीक है, और खाना पकाने के लिए गर्म की आंतरिक बायोमास का दहन, इनमें से कौन से स्रोत हैं जो ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन के लिए योगदान देते हैं। ब्लैक कार्बन काफ़ी न्यूज़ में भी था करंट में, और ये करंट का टॉपिक है, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट बी, यहाँ से इसमें सही आंसर होगा बी में, जैसे कि आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, सही बात है। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो है कृषि अवशेषों को खुला दहन, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी वनाग्नि होने पर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से युक्त जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है वो होने वाला उत्सर्जन, ये यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको, ठीक है। तीसरे पॉइंट गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जबकि कोयला दहन एक संभावित स्रोत है और बड़े पैमाने पर थर्मल पावर प्लांट आमतौर पर अन्य स्रोतों की तुलना में ब्लैक कार्बन में मुख्य योगदानकर्ता नहीं होता है। और विशेष रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर होता है, स्टैक से उत्सर्जित होने वाले ब्लैक कार्बन सहित ठीक पार्टिकुलर मैटर PM 2.5 को कैप्चर करने में अत्यधिक कुशल होगा, ठीक है, याद रखना है। और उनका योगदान अनियमित खुले और कुशल छोटे पैमाने पर दहन की तुलना में काफ़ी कम होता है। खाना पकाने वाले गर्म करने के लिए पारंपरिक बायोमास का दहन, ये सही बात है, इससे भी यहाँ पर क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो 1, 2, 4 करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP के बारे में विचार करना है। ये किसी देश के निवासियों और विदेशियों द्वारा उस देश के आंतरिक क्षेत्र में किए गए उत्पादन की कुल मौद्रिक कीमत मापता है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर GNP किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित उत्पादन की कुल मौद्रिक मूल्य को मापता है, इसलिए देश की सीमाओं के भीतर विदेशी निवासी द्वारा उत्पादित की गई किसी भी उत्पादन को GNP की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर देश के निवासियों द्वारा अपनी सीमाओं से बाहर उत्पादित किए गए उत्पादन की गणना की जानी चाहिए। यह बात गलत हो जाएगी। इसे मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर GNP में दोहरी गिनती से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तु सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वे पहले से ही अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में शामिल हैं, राइट। GNP जो होता है और GDP के बीच काफ़ी निकट संबंधित अवधारणा होती है, और उनके बीच मुख्य अंतर इस तथ्य से आता है कि विदेशी जो निवासी हैं उनमें स्वामित्व वाली कंपनियां हो सकती हैं जो देश में माल उत्पादन करती हैं, और घरेलू निवासियों की स्वामित्व वाली कंपनियों को जो दुनिया के बाकी हिस्सों से
के लिए माल का उत्पादन करती है और घरेलू निवासियों को वापस करती है। किसी देश में निवासियों द्वारा विदेशी निवेश से होने वाली आय जीएनपी में गिना जाता है और किसी देश की सीमाओं के भीतर विदेशी निवेश नहीं होता है। ठीक है, ये जीडीपी से विपरीत है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ओनली 2 करेक्ट है, लेकिन गलत पूछा तो 1। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया है? आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा फ्रांस। सही आंसर होगा इसका। भारत और फ्रांस अपने राजनयिक संबंध की शुरुआत वर्ष 1947 से की थी, 47 से, और हाल ही में फरवरी 2026 में भारत और फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर अपने द्विपक्षीय संबंध को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत की चौथी राज्य की यात्रा के दौरान यह घोषित ऐतिहासिक उन्नत और क्षेत्र विशिष्ट रणनीतिक साझेदारियों की। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में विचार करना है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई के प्रकार और जारीकर्ता कौन से यहाँ पर निकाय होंगे वो। ठीक है, पहला है सीपीआई संयुक्त। सीपीआई जो यहाँ पर ज्वाइंट है, राइट। ये क्या होगा, ये यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, क्या होगा इसका 5वें का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, ये यहाँ से इसका सही है। सीपीआई औद्योगिक, सीपीआई यहाँ पर जो औद्योगिक श्रमिक होगा, ये श्रम ब्यूरो और श्रम मंत्रालय, ये भी बात सही है। सीपीआई श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक जो यहाँ पर सीपीआई श्रमिक जो है वो कृषि और कृषि विभाग, ये बात यहाँ से गलत होगी तीसरी वाली। ठीक है, तीसरी वाली बात यहाँ से गलत है इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीपीआई कृषि श्रमिक है ये कृषि विभाग द्वारा जारी नहीं होती है। ठीक है, ये बात गलत है। और ये विशेष रूप से होगा खाद्य और जो मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो यहाँ पर जारी करेगा एनएसएसओ। ठीक है, एनएसओ, तो यहाँ से ये बात इसकी गलत होगी। कृषि विभाग श्रमिक यहाँ से तीसरा गलत होगा। और ये समग्र संयुक्त एक उप सूचकांक है, तो 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा। सही बात पूछा है कौन से यहाँ पर सही सुमेलित है, तो 1 2 सही है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के संबंध में विचार करना है। इसने एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये जो छठे का यहाँ पर पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट होना चाहिए। देख लेता हूँ, छठे का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये आपका यहाँ से छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। ठीक है, सही है, क्योंकि यहाँ पर राघवन समिति की सिफारिश के अधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार जो व्यवहार है अधिनियम 1969 उसको निरस्त कर दिया गया था और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो यहाँ से पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, ये राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संशोधन अधिनियम प्रावधानों के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है जो वैधानिक प्राधिकरण को राय देता है और अन्य मामलों में निपटता है। ठीक है, आयोग में प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया जाता है। और हालांकि इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 53A के अनुसार NCLT प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रयोजन के लिए भी अपील के रूप में काम करेगा। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते शामिल कंपनी को दंडित करने का अधिकार देता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा सही। आंसर क्या होगा, 1 और पहला तीसरा सही है ना, तो सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बारे में कॉफी पैक के अग्रभाग में चिकोरी की मात्रा दर्शाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये क्यों है ना, अभी देखो दिखाते भी हैं। कॉफ़ी खरीद के लो, बड़ा बड़ा से लिखा होता है कि चिकोरी कितना परसेंट है। यहाँ पर 80% आपका कॉफ़ी और करीब 20% ये 70% कॉफ़ी 20% ऐसा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है पॉइंट, देखो जाके सब में लिखा होगा क्योंकि पहले नहीं आता था लिख के, है ना। अब यहाँ पे जो पाउच खरीदोगे ना, अब 2 वाले या 5 वाला 10 वाला पाउच लो, उसमें भी लिखा होता है, या बड़े पाउच लो उसमें भी होगा। तो यहाँ से जो 7th का आंसर हो जाएगा ये
कॉफ़ी विकल्प में मिश्रण उपयोग की जाने वाली भुनी और पीसी हुई एक जड़ ये होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 7वें का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? यहाँ से जो गलत हो जाएगा ये हो जाएगा, ये बोले सभी एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत पंजीकृत होती हैं। पहली बात गलत है, सभी यहाँ पर पंजीकृत नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी। राइट। सेकेंड बात है, ये भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग नहीं होती है। ये बात क्या होगी? ये बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भुगतान प्रणाली और निपटान का भाग नहीं होती है। सही बात है। तीसरी बात यहाँ से, क्योंकि एनबीएफसी जो होती है डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती है और एनबीएफसी भुगतान और निपटान का भी हिस्सा नहीं बनती है और स्वयं आरित चेक नहीं जारी करती है। तीसरी बात है, सभी एनबीएफसी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि एनबीएफसी लेकिन कुछ शर्तों के अधीन यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता से छूट दी गई है। उन्हें उनकी गतिविधि के आधार पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा विनियमित किया जाता है। जरूरी नहीं किसी भी यहाँ पर सेबी हो। ठीक है, जैसे कि सेबी, ठीक है, आवास बैंक, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, म्यूचुअल फंड, ये सब यहाँ पर विनियमित करते हैं इसको। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 और 3 गलत है, सही कौन सा है? पूछा सही उत्तर चुनना है। 8वें का है नहीं पूछा है, पहला तो गलत हो गया, तीसरा भी गलत है, पहला गलत है तीसरा गलत है। पूछा कौन सा सही है, तो केवल 2 सही होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। टीकों या वैक्सीन जो होती है उसके संबंध में विचार करना है। कौन यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त है इसके बारे में? वैक्सीन के बारे में सबसे उपयुक्त बात कौन सी है? आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर। ये देखो 9वें का जो आंसर हो जाएगा ये क्या होता है? टीका निवारण जैविक तैयारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली को पहले से तैयार करने के लिए डिजाइन की गई थी। ठीक है, और ये विशिष्ट बीमारियों के खिलाफ वे शरीर में पेश करने के काम आती है। कमजोर, क्षीण या रोगजनक निष्क्रिय, ठीक है, रोगजनक विशिष्ट एंटीजन घटक जो होते हैं, ठीक है, इनमें बीमारी के कारण नहीं बनते, लेकिन वे प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करते हैं। राइट, तो आंसर क्या होगा यहाँ से? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ से ये बी। यहाँ से इसका आंसर होगा, वे शरीर की रक्षा जो प्रक्रिया प्रणाली होती है उसकी संरक्षा हेतु विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। बी यहाँ से आंसर होगा। और एएमआर क्या बोला है? ये टीके निवारक है और उपचारात्मक नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ से जो बी इसको ये करेक्ट आंसर इसका होगा टीके के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के हिसाब से विचार करना है। ओजोन परत पूर्णतः सममंडल हीमोस्फीयर के भीतर स्थित है। पहली बात क्या होगी? 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। एकदम सही बात है, वायुमंडल की ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा? इसकी मात्रा घटती जाएगी। तीसरा है, वायुमंडल में ऑर्गन का अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात से अधिक होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि आर्गन तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है जो लगभग 0.93% बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक ट्रेस गैस है जो लगभग 0.04%, लगभग 410 से 420 ppm बनाती है, और इसलिए आर्गन का अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफ़ी अधिक होगा। 1, 2, 3 सब करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला सुजीविका पद किससे, सुजीविका पोर्टल किससे संबंधित होगा? सुजीविका पोर्टल जो है ये संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है आकांक्षी जिलों में टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल होगा। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। एक यही संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल होगा जो उद्योग भागीदारों को सहयोग से विकसित किया गया। एक व्यापार सांख्यिकी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, महान ऑक्सीकरण घटना ग्रिड ऑक्सीडेशन इवेंट पर विचार करना है। किससे सर्वाधिक संबंधित होगा? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। महान ऑक्सीकरण घटना जो होती है निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? ठीक है, देखो अपना लैंग्वेज में हम लोग आते हैं कि महान जो ऑक्सीकरण घटना होती है ये इसमें से कौन सी बात इसके बारे में सही बताती है, ये यहाँ से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया होता है ना उसको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश क्या करो, क्या क्वेश्चन बोलना चाहता है, तो वहाँ से आप सही कर पाओगे। जैसे बहुत जगह हम लोग क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे लिखा में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं जहाँ पे लिखा उसको आप पढ़ो क्या गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, तो आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को, है ना। इतना माइंड इतना घुमाना नहीं पड़ेगा। तो 12वें का जो आंसर हो जाएगा ये करेक्ट आंसर यहाँ से उसका होगा कि ये बोल रहा है कि महान ऑक्सीकरण जो घटना होती है इसको लेकर के आंसर जो होगा सही ये डी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का
वायुमंडल को कम करने वाले अवस्था में ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन युक्त अवस्था में विकास करे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बताता है। लगभग 2.4 से और 2.67 अरब साल पहले होने वाली जो घटनाएं हैं, ग्रेट ऑक्सीकरण घटना GOE, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण या बायो प्रोडक्ट के रूप में साइनोबैक्टीरिया और ऑक्सीजन द्वारा बड़े पैमाने पर जैविक उत्पादन के साथ निकटता से जुड़ी होती है। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 तेनालीराम कृष्ण, अलसानी, पेदन्ना और पिंगली सुरन्ना निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे? आंसर हो जाएगा 13 का ये कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच दो भाइयों हरिहर और बुक्का राय द्वारा की गई थी और शक्तिशाली राजा श्री कृष्णदेवराय के शासनकाल में स्वर्ण युग में पहुंच गया था। और कृष्णदेवराय ने को अभिनव भोज के नाम से भी जानते थे और 8 महान तेलुगु कवि ने उनके दरबार में शोभा बढ़ाई थी और उन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। ठीक है, डी आंसर। और देखो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, आंसर तो डी करेक्ट हो गया। एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो विजयनगर है टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी ने हर बार क्वेश्चन पूछा है, आप पेपर उठा के देख लो, भले वो ऑप्शन में क्यों ना हो विजयनगर, ठीक है, क्वेश्चन ही क्यों ना हो, हर बार लाइन से कम 6-7 साल से कंटिन्यू पूछता रहा है। तो क्या करना, विजयनगर पे एक देखो, हमको पता है कि ओपन है टॉपिक विजयनगर, क्वेश्चन पूछेगा तो एक आप क्वेश्चन अच्छा कर लो अपना, 2 नंबर आपका आ जाएगा, है ना। 2 नंबर आपने देखा होगा मेंस का जब रिजल्ट आया था फाइनल यूपीएससी का, 1 से 2 नंबर में कितना, करीब 1 से 2 नंबर में करीब 2 से 3 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन। एक तो सेम नंबर थे, उसके बाद उसकी रैंक उससे करीब 4 नंबर नीचे थी। 1 नंबर अगर ज़्यादा होता तो शायद उससे और कहीं रैंक होती है उसकी, है ना। तो देखो 1-2 नंबर से ही हम लोग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो विजयनगर टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना। विजयनगर के लिए मैंने आपको क्या किया है, डेली टारगेट देते थे ना, डेली टारगेट में हम लोगों ने पूरा टॉपिक का विजयनगर के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कराए थे। 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ विजयनगर के कराए थे। और मैं क्या करूँगा, हमारे पास विजयनगर का एक पूरा टॉपिक रखा है, मैं आपको शेयर करूँगा इंग्लिश में, लेकिन मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से ट्रांसलेट करके एक चीज़ को शेयर करूँगा PDF टेलीग्राम पे। ठीक है, दोस्तों डाउनलोड करो और पढ़ना। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम जरूर जो डाउनलोड कर लो, मतलब ज्वाइन कर लो चैनल, कि जिससे आपको कुछ मैं चीज़ें देता हूँ तो आपको मिलती रहें चीज़ें, जो सही चीज़ें हैं, सही डायरेक्शन की चीज़ें हैं। सब फालतू के मैटर आपको नहीं भेज रहा हूँ मैं, जो पढ़ने के लिए है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम भी, सर्च करो UPSC नॉलेज ट्रैक, तो यहाँ से मिलेगा चैनल आपको। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लाइट डिटेक्शन एंड रेंचिंग लीडार जो है प्रौद्योगिकी, इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा 14 का, हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं किसमें, एक तो लीडर का उपयोग हम लोग करेंगे किसमें, पहला हाई रेजोल्यूशन स्थलाकृति मानचित्रों का निर्माण करने में। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। प्रकाश तरंगों का उपयोग में जलमग्न खनिज भंडारण का पता लगाने में, स्वचालित वाहनों का नेविगेशन करने में, वन वितान कैनोपी ऊंचाई पर जयभार का आकलन करने में, और क्लाउड प्रोफाइलिंग के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान करने में। सभी बातें यहाँ से 14 की करेक्ट होंगी। आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 में आते हैं, ट्रैकोमा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये एक वायरल संक्रमण है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और वायु में उपस्थित जलवाष्प की बूंदों के माध्यम से प्रसारित होता है। 15 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, सोचो, गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है ये एक वायरल संक्रमण जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और वायु में उपस्थित जलवाष्प की बूंदों के माध्यम से प्रसारित होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये ट्रिकोमा श्वसन पथ का एक वायरल संक्रमण नहीं होगा, ये पुरानी संक्रमण जीवाणु नेत्र रोग होगा। ये क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण एक कंजाविक्टवा को प्रभावित करता है जो अंधापन का कारण बन सकता है और फेफड़ों को प्रभावित करने या मुख्य रूप से हाई बूंदों के माध्यम से फैलने के बजाय ये संपर्क में माध्यम से फैलता है, आंख का नाक निर्वहन से। ठीक है, इसे WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये बात गलत हो जाएगी पहली। सेकेंड बात है, भारत दक्षिण एशिया का पहला देश है जिसे WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। गलत है भी, क्यों? क्योंकि भारत को WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। भारत को ट्रैकोमा को खत्म करने वाला तीसरा, पहला नेपाल, दूसरा म्यांमार, उसके बाद भारत है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया में देश घोषित किया गया था इसका। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि पहला देश है, तो गलत हो जाएगा, दोनों गलत हैं। डी। क्वेश्चन 16 है, 60 नंबर, भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में विचार करना है। विश्व में भारत वर्तमान में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक होगा, पहली बात।
16 का क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड, ताप विद्युत संयंत्र और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं भारत में CO2 उत्सर्जन की प्रमुख स्रोत होंगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उन प्रदूषकों में से एक है जिनकी भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत निगरानी रिपोर्टिंग की जाती है। तीनों बात करेक्ट है। 16 का आंसर 1, 2, 3 डी। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कीस्टोन प्रजाति को हटाने का से पारतंत्र की संरचना पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पहला स्टेटमेंट 17 का यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सभी शीर्ष परभक्षी कीस्टोन प्रजातियां हैं। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समुद्री तारे कीस्टोन प्रजातियां, जो दो शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर पर्यायवाची है। इसका यहाँ पर एक शीर्ष शिकारी और एक खाद्य श्रृंखला के बीच यहाँ पर उसकी स्थिति को प्रभावित करता है, जबकि एक कीस्टोन प्रजाति को इसके कार्यात्मक प्रभाव परिभाषित करता है और सभी शीर्ष शिकारी अद्वितीय सिस्टम व्यापारी नियंत्रण नहीं करते और जिसे कीस्टोन रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक होगा। इसके विपरीत कई कीस्टोन प्रजातियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं और शिकारियों के जैसे परिस्थिति तंत्र को लेकर के इसमें बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात सही है, दूसरी बात इसकी गलत है। तीसरी बात है, कीस्टोन प्रजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। गलत है। तीसरा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर वे अक्सर पारिस्थितिक तंत्र को एक साथ रखती हैं और उनके हटाने से कठोर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन शायद ही बहुत ही कम यहाँ पर पाई जाती है। तो 1 सिर्फ यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? 17 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होती है? आंसर हो जाएगा 18वें का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, पारिस्थितिक संवेदनशील इसमें नहीं होगा। 18 का 1, 2, 3 करेक्ट है। बी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पारिस्थितिक अनुक्रमण के संबंध में विचार करना है। पारिस्थितिक अनुक्रमण का मैंने टॉपिक बताया था आपको, है ना, तो डेली टारगेट में कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें बोला है पारिस्थितिक अनुक्रमण की शुरुआत हमेशा लाइकेन से होती है, जो अग्रणी प्रजाति है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये गलत है, क्योंकि एक पारिस्थितिक उत्तराधिकार प्रजातियों में परिवर्तन की क्रमिक, दिशात्मक और अनुमानित प्रक्रिया होती है और समय के साथ साथ एक पारिस्थितिक समुदाय की संरचना ये अग्रणी प्रजातियों के साथ शुरू होती है और जो एक अलग क्षेत्र या जो यहाँ पर उपनिवेश क्षेत्र होता है उसमें बनाते हैं और मध्यवर्ती चरणों के माध्यम से एक स्थिर चरमोत्कर्ष समुदाय में आगे बढ़ती हैं। जबकि यहाँ पर लाइकेन जो होता है ये जेर्राक उत्तराधिकार में सबसे आम अग्रणी प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, और ये अग्रणी प्रजाति आमतौर पर फ्लाइटोकैंटन होती है, लाइकेन नहीं होती है। सेकेंड बात है, द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि करती है और मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यहाँ पर मृदा संरचना पहले से ही विकसित हो चुकी होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, चरम अवस्था वाले समुदाय में एक ऐसी अवस्था को दर्शाते हैं जहां शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता शून्य हो जाती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के बारे में विचार करना है। RRB का वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, मजदूर, कारीगर, छोटे उद्यमी इनकी सुविधाएं प्रदान करने को लेकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास के लिए उद्देश्य की गई थी। ठीक है, तो पहला यहाँ से गलत होगा। सेकेंड, RRB में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। सेकेंड बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से सही है। करीब 50, 15 और 35 का रेशियो होता है। ठीक है, इसमें से केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित प्रायोजक बैंक। ठीक है, तो सेकेंड बात सही है। तीसरा, इस पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात के मानदंड लागू नहीं होते हैं। तीसरी बात गलत है, लागू होते हैं इसमें। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बोला है कि इसके अनुसार निम्नलिखित कथन पर किन्हें भारत में वैकल्पिक निवेश को माना जाता है।
आंसर हो जाएगा वैकल्पिक कोष जो मानते हैं, एक तो एंजल फंड को, दूसरा सामाजिक उद्यम निधि और तीसरा एसएमई फंड को। और संरचना निधि को यहाँ पर सेबी फंड के अनुसार या सेबी की वैकल्पिक कोष नहीं मानेंगे। 1 2 3 करेक्ट होगा, 21 का आंसर एक सही है। 22 नंबर है, हाल ही में सुर्खियों में देखे गए लीक इफेक्ट स्नो के संबंध में विचार करना है। पहली बात है 22वें का, ये बोला है ये तब घटित होता है जब ठंडी वायु उस झील के ऊपर गुजरती है जिसके कारण भारी हिमपात होता है। 22वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये घटना आमतौर पर उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक जैसी बड़ी झीलों के निकट देखी जाती है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, और हाल ही में लीक इफेक्ट स्नो के कुछ हिस्सों में गंभीर बर्फीले तूफान के कारण खबरों में न्यूज़ में था, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इस तरह की घटनाओं पे पाई गई थी। ठीक है, दोनों बात सही है। आंसर क्या होगा? 1 2 दोनों सही है, तो 22वें का आंसर यहाँ से 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। पुरस्कार और इसका वितरण देखते हैं, विवरण। पहली बात है 23 का, ये बोला है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहां से स्टेटमेंट जो है इसका, ये सोचो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका जो होगा ये गलत है। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र में विज्ञान युवा शांति जो स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ठीक है, ये हाँ भटनागर पुरस्कार 45 वर्ष के होके युवा वैज्ञानिक को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है विज्ञान श्री, ये वैज्ञानिकों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए होता है, ये बात इसका करेक्ट है। तीसरा, विज्ञान रत्न जो है, ये बात क्या होगी? सोचो, ये बात भी यहाँ से क्या करेक्ट है, क्योंकि विज्ञान रत्न किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किसी क्षेत्र में वैज्ञानिक द्वारा जीवन की प्राप्त उपलब्धियों के योगदान में होता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, तीसरा सही है, पहला यहाँ से गलत है, तो दो बातें इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। ये एक उच्च तंगता वाली आर्द्रभूमि और काली गर्दन वाले सारस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल होगा। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 24 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये, अच्छा ये बोला कि कौन सी किसकी बात कर रहा है। ठीक है, पहला ये बोला। दूसरा, इस स्थल पर शीत मरुस्थलीय परिस्थितियां होती हैं जहां पर वर्षा अधिकांश समय तापमान 0 से नीचे रहता है। ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र अवस्थित होगा और ये देश की सबसे शुष्क आर्द्रभूमियों में से एक मानी जाती है। 3 बात यहाँ पर कर रहा है, तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये तीनों बात कर रहा है। 24 का जो आंसर हो जाएगा किसका? चंद्रताल आर्द्रभूमि की बात कर रहा है, डी यहाँ से आंसर होगा। 25 है, 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना है। मिजोरम अपने मध्य में स्थित लोकटक झील के चारों ओर पर्वतों से घिरी हुई है और उसकी उपस्थिति कारण अद्वितीय होगी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मणिपुर की भौतिक संरचना लोकटक झील के रूप में जानी जाती है और झील की उपस्थिति कारण अद्वितीय होगी, तो ये बात गलत है, मिजोरम नहीं होगा। मणिपुर में मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है इसको, और मृदुल और संगठित निक्षेपों से निर्मित होगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर के पूर्वी भाग में नदियाँ छिंदवान की सहायक नदी होंगी, जो बदले में म्यांमार की इरावदी की सहायक नदी होगी। ये बात यहाँ पर निक्षेपों से मोलिसिस बेसिन की बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, तीसरा है बराक मणिपुर मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या है? केवल 3 करेक्ट है, एक बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माल्थसियन ट्रैम्प की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर माल्थसियन ट्रैप का सबसे अच्छा वर्णन एक चक्र जहां खाद्य उत्पादन में लाभ की भरपाई जनसंख्या वृद्धि से होती है और प्रति व्यक्ति आय को निर्वाह स्तर पर ध्यान रखते हुए थॉमस माल्थस द्वारा प्रतिस्थापित इस सिद्धांत का तर्क है कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जबकि यहाँ पर खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है और जिससे अपरिहार्य अकाल या गरीबी होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित पर पहाड़ियों पर विचार करना है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल और कार्डमम कितने एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं? आंसर हो जाएगा
27 का करेक्ट आंसर, ये केवल 3 इसमें होंगे जो एक से अधिक राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 27 का, जो एक इसमें नहीं होगी। नीलगिरी पहाड़ी जो है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित तमिलनाडु केरल के राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका हो गया नीलगिरी का। अगला अरावली। अरावली जो यहाँ पर है, अरावली जो होगी ये श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में फैली हुई है। ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा राजमहल पहाड़ी। जो राजमहल पहाड़ी है आपका यहाँ से ये हो जाएगा राजमहल पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ी में दक्षिणी, इलायची पहाड़ी पर देख लेते हैं कार्डमम, ये दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और केरल तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर राजमहल पहाड़ी इसमें नहीं होगी, 1, 2 और 4 होगी सिर्फ। ठीक है, 3 बातें। 28 नंबर है मृदभांड, और इसके काल कौन कौन से काल में थे? पहला 28 का यहाँ से ये बोले खुदरी धूसर मृदभांड नवपाषाण काल में हम देखे गए थे, गरीक मृदभांड ताम्रपाषाण काल में, चित्रित धूसर मृदभांड प्रारंभिक वैदिक काल में देखे गए थे, और उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड हड़प्पा काल में देखे गए थे। सभी बातें यहाँ से सही है। 29 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार, पृथ्वी पर्स का उन्मूलन, भारतीय संविधान में समाजवादी विचारों को लागू करने के लिए इनमें से कितने उपाय किए गए थे? इनमें से जो उपाय जो किए गए थे, आंसर हो जाएगा इसमें से यहाँ से करेक्ट आंसर, यहाँ से केवल 2 उपाय किए गए थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1969 में जो बोला है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ना, ये जो उपाय में शामिल था, जमींदारों को जगीर जो बदले में थे, इसमें आपका होगा पृथ्वी का उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, और आपको हो जाएगा इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। राइट, ये दोनों यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी का उन्मूलन 1971 में किया गया था शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने प्रेस संपत्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी इसकी। आंसर यहाँ से क्या होगा? बोला से संविधान विचारों में लागू करने के कौन से उपाय किए गए थे? तो यहाँ से 1, 2 करेक्ट इसका आंसर होगा, है ना, 1 और 2। तीसरा यहाँ से गलत होगा। करेक्ट आंसर यहाँ से बी होगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित पर विचार करना है। निर्वाचन के प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान जनमत सर्वेक्षण का परिणाम प्रकाशित करना प्रतिबंधित होता है। तो 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 30 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका करेक्ट है। सेकंड, मतदान के अंतिम चरण को पूरा होने से पहले एग्जिट पोल आयोजित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ से क्या होगी? सही है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। ये अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के निर्धारित के आधे घंटे के बीच में करते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ से दोनों बातें क्या होंगी? करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी कक्ष जिसमें भंग नहीं कर सकते हैं, है ना। आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 32। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सरेंडर सत्याग्रह इस उद्देश्य की थी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया जाए। सी यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले निम्नलिखित में से किन आयोगों ने प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष स्थापित करने की सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर। एक तो रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, ठीक है, दूसरा हो जाएगा मैकडोनाल्ड आयोग, और चौथा आपका लॉयल आयोग। ली आयोग इसमें नहीं था, ये गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ से 1, 2, 4 करेक्ट है, ए नंबर। 34 है राष्ट्रकूट वंश के संबंध में विचार करना है। कृष्ण कीर्ति ने चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 34 का जो पहला स्टेटमेंट रहेगा यहाँ से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दंतदुर्ग ने जो 8वीं शताब्दी में मध्य में दंतदुर्ग ने राजवंश की नींव रखने का बादामी चालुक्यों को उखाड़ फेंका था, और कृष्ण कीर्ति वास्तव में राजवंश
के महान शासक थे जिन्होंने 10वीं शताब्दी में काफ़ी बाद शासन किया था। यहाँ से गलत होगा। इसकी राजधानी मानेखेत थी। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण तृतीय के शासनकाल में कराया गया था। तीसरा भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है। 34 का आंसर बी। 2 बातें। 35, निम्नलिखित पर विचार करना है। 6 माह 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिशु देखभाल सुविधा उपलब्ध होती है। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहली बात यहाँ से इसकी जरेगी, ये यहाँ से हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट इसमें सही होगा। 35 में पहला स्टेटमेंट जो है ये सही होगा। यहाँ से पहला आंसर सही है। हाँ ठीक है, पहला सही होगा। दूसरा, 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालय शिक्षा देना। ठीक है। तीसरा, विकास निगरानी टीकाकरण। इसमें से मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना योजना में सभी शामिल होंगे, तीनों। ठीक है, सभी तीनों सही होंगे। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समुचित सरकार का पद का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर। ये सरकार की वह स्थिति जहाँ शाखा, चाहे वह केंद्र हो या राज्य, जिसका कानून अनुसार किसी विशेष विषय पर आधारित होता है। आंसर बी 36 का सही आंसर होगा। 37 है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के संबंध में विचार करना है। कांग्रेस के भीतर वामपंथियों ने प्रांतीय विधानसभाओं के भीतर गतिरोध उत्पन्न करके भारत शासन अधिनियम 1935 के विरोध करने की रणनीति प्रस्तावित की थी। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, गांधी जी चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रालय के गठन के लिए सहमत हो गए थे। ये भी बात सही है। कांग्रेस ने अधिकांश अनुसूचित जाति की सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों पर उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। यह भी बात सही है। डी यहाँ से 37 का आंसर होगा। 38 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कठपुतली कला राज। देखते हैं इसको 38 को। पहला यहाँ से 38 में ये बोले यमपुरी। यमपुरी क्या होगा? यमपुरी है यहाँ से इसका यमपुरी, और उसके बाद है पुतुल नाच और कंधेई। इनमें से कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहे हैं? 3 है स्टेटमेंट। पुतुल नाच यहाँ पर इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल, नहीं होगा इसका। पारंपरिक राठ कठपुतली के रूप में पुतुल नाच जो है ये पारंपरिक राठ कठपुतली के रूप में जानते हैं। वे लकड़ी के उकेरे गए किसी विशेष क्षेत्र की कलात्मक शैलियों के रूप में बताते हैं, और पश्चिम बंगाल नदिया जिले में जापान की बनराकू कठपुतलियों के रूप में बताते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ से ये पश्चिम बंगाल की ये बात सही है। सेकंड वाली पहला यहाँ से स्टेटमेंट इसका जो रहेगा यमपुरी बिहार, उड़ीसा की नहीं होगी। ठीक है, गलत हो गया। कंधेई बिहार। कंधेई बिहार जो है, कंधेई यहाँ पर बिहार की तो नहीं होगी है। ये आपको थोड़ा सा कंधेई डाउट था मुझे, क्या होगा कंधेई की। कंधेई का एक बार आप इसमें देखना क्या होगी। ठीक है, कंधेई की एक बार आप यहाँ पे देख लेना क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से पश्चिम बंगाल तो इसका सही होगा उसका, और जो कंधेई है कुहंडी उड़ीसा। कंधेई या कुहंडी होता है, कंधेई होता है, कुहंडी होता है, कुहंडी होता है उड़ीसा में। ये कंधेई होगा या कंधेई होगा, कुंडई के नाम से जानते हैं। एक बार थोड़ा इसको देखना, वैसे कुंडई अगर होता है ना, ये कुंडई होता तो ये बिहार, तो ये उड़ीसा होती, बिहार नहीं होती। उसके हिसाब से अगर हम अपने हिसाब से देखेंगे आंसर तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना। कुंडई होना चाहिए, यहाँ पर कंधेई लिखा है। तो यहाँ से जो तीसरा और पहला गलत है, सिर्फ दूसरा यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा, राइट। या फिर ट्रांसलेट करने में मैं ही गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे सही लिखा है कंडई, राइट। तो यहाँ से जो है ये सेकंड बात इसकी करेक्ट है, बाकी गलत है। क्वेश्चन 39 है, सूफीवाद के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहली बात, सूफीवाद में पद और अर्थ दे रखा है। सिलसिला, सिलसिला हो जाएगा ये सूफीवाद के अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय, ये क्रम में पहली बात करेक्ट है। दूसरा, खानका वश आश्रम, यह धर्मशाला जहां पीर निवास करते थे। सभा, समा, ये पवित्र गीतों का गायन होता था। तीनों बातें करेक्ट हैं। डी। 40 नंबर, निम्नलिखित निकायों में कौन सा निकाय सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी और किसी भी मंत्रालय विभाग के लिए अधीन नहीं आएगा। आंसर 40 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ से ये सही आंसर 40 का क्या होगा, सही आंसर केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में आयोजित
अभ्यास मैत्री 2025 के 14वें संस्करण के रूप में विचार करना है। ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होगा। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस अभ्यास का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, यह आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 41 का डी सही आंसर होगा। 42 नंबर है, मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली थी क्या? मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली जो थी ये क्या थी? आंसर हो जाएगा ये मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली थी। बी यहाँ से क्या होगा? 42 का सही आंसर होगा। 43, दिल्ली सल्तनत काल में संबंध में जिम्मी पद का जो संदर्भित करता था किससे? जिम्मी पद जो था ये किसे संदर्भित करता था? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर। ये ऐसे गैर मुस्लिम जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया था और जजिया नमक देने से सहमत हुए थे। सी यहाँ से सही आंसर होगा। 44 है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कॉफी क्लब कभी कभी सुर्खियों में रहता है? कॉफी क्लब सुर्खियों में रहता है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार को लेकर के, ठीक है, इसके सुधार में काम करने को लेकर के यहाँ पर ये रहता है। ये यहाँ से 44 का आंसर होगा। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक कणिकी पदार्थ के निर्माण के रूप में पुरोगामी रूप में काम कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा 45 का ये काम कर सकते हैं। एक तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सही होगा। अगला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से होगा, राइट। अमोनिया, अमोनिया भी सही होगा, राइट। और बचा कौन सा आपका? चौथी बात यहाँ से गलत हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर 1 2 3 इसका आंसर होगा। तो सही आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। 46 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु पण्य का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है? वस्तु भारत में से किस वस्तु का या पण्य का निर्यातक नहीं होगा? आंसर हो जाएगा 46 का सही आंसर ये क्या? दूध का, ठीक है। चावल भारत का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबको पता है, ठीक है, जिससे यहाँ पर बासमती और बासमती दोनों चीज़ें शामिल है। हल्दी भारत का सबसे बड़ा उत्पादों में से है, राइट, ये भी होगा। और जीरा भारत का ये भी प्रमुख वैश्विक निर्यातक में दुनिया आपूर्ति के लगभग 70% करता है, तो ये सबसे हो जाएगा, लेकिन दूध नहीं होगा। 47 है, धरती गोलमेज सम्मेलन 1931 के संबंध में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा 47 का सही आंसर ये किया था किसने? ये सीपी रामास्वामी अय्यर, नरेंद्रनाथ ओल्ला और एम रामचंद्र राव, ये यहां से आंसर होगा। 48 है, लिंगो इंडिया के संबंध में विचार करना है। लिंगो इंडिया एक विशाल डिजाइन परियोजना है जिसे तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम में बनाया गया है। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में यहाँ पर बनाने का सौदा उसको प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड, लिगो गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाने और उनके उद्भव को समझने के लिए प्रकाश को स्वयं अंतरिक्ष भौतिक गुणों का उपयोग करेगा। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये भारत की पहली समर्पित गुरुत्वाकर्षण वेधशाला होगी। तीसरी बात भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर बी यहाँ से सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 48 ही क्वेश्चन करेंगे आज, राइट, पार्ट 1 में। जो पार्ट 2 करेंगे हम लोग कल, उसमें 49 से और 100 क्वेश्चन तक हम लोग इसको कवर करेंगे क्वेश्चन पूरे, ठीक है। करीब 51 क्वेश्चन हम लोग उसमें 51 से 52 क्वेश्चन हम लोग उसमें कवर करेंगे। यहाँ से 48 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर लिए, राइट। और यहाँ पर देखो जो टॉपिक आए उन टॉपिक को आपको थोड़ा जाकर डीप में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर लिगो इंडिया टॉपिक आया है ना, इसको जाके आप रीड करो अच्छे से टॉपिक को पूरा, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को जाकर टॉपिक पूरा रीड करो। मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रथा थी, इसको जाके पूरा पढ़ो क्या था कैसे है। तो जितने भी टॉपिक करीब 48 यहाँ पर टॉपिक आए होंगे उनको एक एक करके पॉइंट से आपको अच्छे से कवर करना है, तब तो आपका माना जाएगा कि टेस्ट आपने अच्छे से कवर किया है, ठीक है। और साथ में कर सकते हो जो 20 क्वेश्चन हमने सुबह कराए करंट अफेयर्स के वो भी कर सकते हो, और डेली टारगेट में जो मैंने कराए करीब 9 क्वेश्चन करंट के वो भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन छोड़ने एक भी नहीं है क्योंकि इसमें पीआईबी में शामिल करूँ, पीआईबी से लास्ट टाइम पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो वहाँ से इसको कर सकते हो। और इसका जो बचा था वो 20 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए थे, 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक में, तो करीब इस टाइप से 29 क्वेश्चन आज करंट के भी हो गए उसमें, वो भी कर सकते हो। और डेली टारगेट के टॉपिक थे उसमें, वहाँ पे टॉपिक भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको करना है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।